अगर आप चाहते हैं कि अदबी दुनिया का काम बंद ना हो तो बराह करम हमारी मदद करें। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई अकाउंट डिटेल्स के ज़रिए हमारी मदद कर सकते हैं। हमसे किताबें रिकॉर्ड करवा सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल के मेंबर बनकर इस काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप कहानियों के इस सफ़र को जारी रखने के लिए हमारा साथ देंगे। शुक्रिया। ज़मीरुद्दीन अहमद की कहानी ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। क्यों ना किरदारों का तारुफ कराने से पहले रावी का तारुफ करा दूं। रावी मैं हूँ। मैं एक पुराने शरीफ खाते पीते घराने का चश्मो चिराग हूँ, मगर अब इस आँख की बीनाई कम हो गई है और इस दिए की रोशनी मध्यम। यानी मैं जो फ़ारसी का MA हूँ, एक तेल के कारखाने में 400 रुपया माहवार पर मुलाजिम हूँ। मेरी शरीके हयात कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और खाना पकाती है, और मैं नौकरी करने के अलावा बाज़ार से सौदा सलफ लाता हूँ। ये सब बातें, ये नौकरी करना, कपड़े धोना, झाड़ू देना, खाना पकाना और सौदा सलफ लाना मेरी अजीम ख़ानदानी रिवायात के बरखिलाफ़ हैं। इस ख़ानदान में आज तक किसी ने, मेरा मतलब है मुझसे कबल, नौकरी नहीं की, और इस ख़ानदान की किसी खातून ने आज तक न कपड़े धोए, न झाड़ू लगाई और न खाना पकाया। मेरा बचपन और लड़कपन एक बहुत बड़ी हवेली में गुजरा, जहाँ ख़ानदान के अफराद से ज़्यादा नौकर चाकर हुआ करते थे। लड़के लड़कियाँ, मर्द औरतें, बुढ़े बुढ़ियाँ, पुश्त हा पुश्त से ये लोग हमारे घराने की खिदमत करते आए थे। शायद इसीलिए इनके साथ नौकरों का सा सलूक नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें ख़ानदान के गरीब अफराद का रुतबा हासिल था। एक बड़ी भी थीं जिनका पोपला मुंह हर वक्त चलता रहता था और जो बैठे बैठे सो जाने की आदी थीं। मैं उन्हें दादी अम्मा कहा करता था, क्योंकि उन्होंने मेरे वालिद साहब को पाला था। वो उन्हें बेटा कहा करती थीं और वालिद साहब हमेशा उन्हें बुआ कहा करते थे। घर के हर अहम मामले में मेरी वालिदा उनसे मशवरा लिया करती थीं। बड़ा आरोप था उनका सारे खिदमतगारों पर। एक दफ़ा डांट देती तो डांट खाने वाला नौकर कई कई दिन उनके सामने आने से कतराता था। 70 के पेटे में थी, मगर नज़रें अभी तक उकाब की सी थीं। क्या मजाल थी कि कोई नौकर या नौकरानी कोई ऐसी वैसी हरकत कर जाए और उन्हें पता न चले। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक नौजवान नौकरानी की कोठरी के सामने से पिछले पहर एक साया सा लहरा कर गुजर गया। मेरा मतलब है कि बकौल उनके उन्होंने एक साये को नौकरानी की कोठरी के सामने लहरा कर गुजरते देख लिया। खुदा बेहतर जानता है कि बड़ी बी की आंखों या उनके जहन का कसूर था, या वाकई कोई साया कोठरी के सामने लहराया था। मगर इसका नतीजा ये निकला कि नौकरानी को खड़े खड़े निकाल दिया गया और घर के बुजुर्ग बहुत अरसे तक एक कबूल सूरत नौकर को मशकूक नज़रों से देखते रहे। मेरी वालदा कहा करती थीं कि शादी के बाद जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था, उनकी इतनी हिम्मत ना पड़ती थी कि बग़ैर लंबा सा घूंघट निकाले बड़ी बी की मौजूदगी में अपने शौहर यानी मेरे वालिद साहब के सामने आ जाएं। मगर ये सब तो अब भूली बिसरी बातें हो गईं। अब ना वो हवेली है, न वो नौकर चाकर, और न वो बड़ी बी की उकाबी नज़रें। अब मैं इस इतने बड़े शहर में गुंजान आबाद इलाके में एक 2 कमरे के फ्लैट में अपनी शरीके हयात और 3 बच्चों के साथ रहता हूँ। सबसे बड़ी लड़की है जो जवानी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जिसको देखकर हम अक्सर खामोशी से एक दूसरे की नज़रों में झांकने लगते हैं। मेरा मतलब है मैं और मेरी नेक बख्त। जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उसमें 20 फ्लैट हैं और 3 मंजिलें। मैं बीच वाली मंजिल में सड़क के रुख रहता हूँ। जो फ्लैट हमारे फ्लैट के नीचे है उसमें एक बम्बई के ताजिर रहते हैं, जिनके घर से हमा वक्त रेडियो की आवाज़ आती रहती है, इतनी बुलंद कि मुझे अपने घर में रेडियो की कमी कभी महसूस नहीं हुई। जो फ्लैट मेरे फ्लैट के ऊपर है उसमें एक अंग्रेज़ी दवा फरोश रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी है और लड़का छोटा। लड़की जवान है, 16-17, हद से 18 बरस की होगी। मेरे यहाँ आती जाती है। मेरी लड़की से उसकी दोस्ती है, गहरी या सतही ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी लड़की मुझसे शर्माती है और कभी खुलकर मेरे सामने बात नहीं करती। बस अच्छा अब्बा जी, बहुत बेहतर अब्बा जी, नहीं अब्बा जी। मैं उसकी शर्म हया का लिहाज करता हूँ और कभी उससे ज़्यादा बातें नहीं करता। मेरी बिल्डिंग के सामने यानी सड़क के उस पार एक और रिहायशी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग भी 6 मंजिल है। इस बिल्डिंग में जो फ्लैट दवा फरोश के फ्लैट के बिल्कुल सामने है उसमें एक दफ्तरी सुपरिटेंडेंट रहते हैं। उनके कई बच्चे हैं।
सबसे बड़ा लड़का है, 22-23 बरस का होगा, कॉलेज में पढ़ता है। अक्सर काली तंग पतलून, चौखाने वाली कमीज और काला नोकदार जूता पहनता है। उसके बाल लंबे हैं जिनमें वो काफ़ी तेल लगाता है। सामने से बाल कुछ इस तरह बनाता है कि चढ़ती हुई मौज याद आ जाए। ये सब के सब शरीफ और नेक लोग हैं। मेरी मुराद है उन लोगों से जो मेरी बिल्डिंग में, सामने वाली बिल्डिंग में और आसपास की बिल्डिंगों में रहते हैं। न जाने क्यों ये सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, या यूं कहिए कि मेरा उन्हें बहुत लिहाज है। इनमें से अक्सर उम्र में मुझसे बड़े हैं और कई तो इतने मुअम्मर हैं कि उनकी भवें तक सफ़ेद हो गई हैं, मगर ये सब मुझे भाईजान कहते हैं। हालांकि मेरी उम्र सिर्फ 45 बरस की है और ये खिताब अब इतना रिवाज पा गया है कि मैं सारे मोहल्ले का भाईजान बन गया हूँ। यानी छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे भाईजान कहते हैं। हद तो यह है कि एक हज़रत जिन्होंने अभी चंद हफ्ते हुए अपनी ज़बान का इस्तेमाल बराए गुफ्तगू सीखा है, वो भी मुझे बाईदान कहकर पुकारते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसा रावी है जो अपनी तारीफ़ों का पिटारा खोलकर बैठ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा मकसद खुद सताई हरगिज़ नहीं। हमारी हवेली में खुद सताई को बहुत बुरी चीज़ समझा जाता है, इसलिए खुद सताई की मुझे बिल्कुल आदत नहीं। हाँ, ये मुमकिन है कि ना तजर्बेकार होने की वजह से मैं ऐसी बातें कह गया हूँ जिनका कहानी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं, या जिनसे खुद सताई की बू आती हो। अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफ़ी का खास्तगार हूँ और उम्मीद है कि आप ये मद्देनज़र रखते हुए कि मैं अफसाना निगार नहीं, मेरी इन बातों को नज़रअंदाज कर देंगे। अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया हो तो एक बात और कह दूँ, वो ये है कि मोहल्ले वाले न सिर्फ मुझे भाईजान कहते हैं बल्कि अक्सर मामलात में मुझसे मशवरा भी करते हैं। अक्सर ये भी होता है कि खालिस निजी किस्म के मामलात में मुझसे राय लेने से ये लोग नहीं झिझकते। मेरे और इनके दरमियान एक रिश्ता एतमाद कायम हो गया है। इसका उम्र और बुजुर्गी से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि नई पौध भी अक्सर बिला झिझक मुझसे इसी तरह सलाह मशवरा करती है, गोया मैं भी इसी पौध का एक फ़र्द हूँ। हद तो यह है कि मामलात क़ल्ब व नज़र में भी ये लोग, मेरा मतलब है नई पौध के लोग, मेरी राय लेने से नहीं झिझकते। ये दूसरी बात है कि मैं उनकी इस झेल की मुश्किलों का हल ढूंढने से कासिर रहता हूँ, क्योंकि इन मामलात में मेरा तजर्बा न होने के बराबर है, यानी सिफर। एक दिन का जिक्र है, मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए दफ्तर नहीं गया था। मेरी शरीके हयात गुस्ल खाने में कपड़े धो रही थी। बच्चे स्कूल जा चुके थे। मोहल्ले में निस्बतन अमन था। काम पर जाने वाले काम पर और स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्कूल और कॉलेज जा चुके थे। सुबह का वक्त था। मैं बालकनी में एक आराम कुर्सी पर नीम दराज अखबार पढ़ रहा था कि एक पत्थर आकर मेरे सर पर लगा और इतनी ज़ोर से लगा कि अखबार मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। पत्थर अगर नंगा होता तो यकीनन मेरे सख्त चोट आती। आप कहेंगे कि नंगा पत्थर और मलबूस पत्थर, क्या बात हुई? मगर बात कुछ ऐसी ही थी। मेरा मतलब है कि पत्थर एक कागज़ में लिपटा हुआ था। पत्थर पर, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उस कागज़ पर जिसमें पत्थर मलबूस था, एक नज़र डालकर मैंने फ़ौरन सड़क के उस पार देखा, क्योंकि पत्थर उसी समत से आ सकता था, मगर वहाँ पत्थर फेंकने वाले का नामो निशान तक न था। मैंने पत्थर उठा लिया और वो कागज़ खोलकर जिसमें वो लिपटा हुआ था पढ़ने लगा। अलकाब व आदाब कुछ इस किस्म के थे। मेरी जेन मैन्सफील्ड, मेरी मैरिलीन मुनरो, जियो। अलकाब व आदाब पर नज़र पड़ते ही अंदाज़ा हो गया कि मकतूब इलय मैं नहीं हूँ, बल्कि नामा रास्ता भूल गया है। मगर फ़ौरन ही ख्याल आया, खुदा न खास्ता ये ख़त मेरी बेटी को तो नहीं लिखा गया है। इस ख्याल का आना था कि मैं दूसरों का ख़त न पढ़ने वाली नसीहत जो मुझे बार बार हवेली में की गई थी यकसर भूल गया और जल्दी जल्दी ख़त पढ़ने लगा। मुझे तुम्हारे भाई ने बता दिया था कि आज तुम स्कूल नहीं जाओगी, इसलिए मैं भी आज कॉलेज नहीं गया। दर्द सर का बहाना कर दिया। वैसे ये सच भी है, मेरे सर में सचमुच दर्द हो रहा है। पूछो क्यों? मेरे सरकार इसलिए कि मैं रात भर नहीं सो पाया। फिर पूछो क्यों? मेरी जान इसलिए कि रात भर तुम, न पूछो किस किस तरह से याद आती रहीं और मैं करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आई, आंखों में कांटे उगाए थे। हाय, क्या आलम हो जाता है जब अपनी डोरिस डे से 2-3 दिन तक नहीं मिल पाता। ख़त के इस हिस्से पर पहुंचकर मैं ठहर गया। मैं फिल्म नहीं देखता, इसलिए नहीं कि मैं फिल्मों के ख़िलाफ़ हूँ, बल्कि इसलिए कि घर के बजट में इस ख्वाहिश को पूरी करने की गुंजाइश या तो निकलती नहीं या बहुत कम निकलती है। लेकिन फिर भी मैं मैरिलीन मुनरो के नाम से वाकिफ़ हूँ और मुझे ये भी पता है कि जेन मैन्सफील्ड भी मैरिलीन मुनरो किस्म की कोई शख्सियत है। यहाँ तक तो ठीक है, या था,
لیکن جب مسمات ڈورس ڈے کا ذکر آیا تو میں ٹھٹک گیا، کیونکہ یہ نام میں نے اس سے قبل کبھی نہیں سنا تھا۔ لیکن یہ ٹھٹکنا مجھے بہت مہنگا پڑا، کیونکہ پھر میں آگے نہیں پڑھ سکا۔ اس ایک لمحے توقف میں انگریزی دوا فروش کی صاحبزادی، جن کا نام نسیمہ انجم جاوید ہے اور جنہیں ان کے گھر والے اور میرے گھر والے ماں میرے صرف نسی کہہ کر پکارتے ہیں، آن دھمکی۔ اگر میں کہانی کو اس مقام پر چھوڑ کر آپ سے یا کسی افسانہ نگار سے کہوں کہ میرے بھائی اب تم اسے آگے بڑھاؤ، تو مجھے یقین ہے کہ آپ یا اور افسانہ نگار صاحب سلسلہ یوں جاری رکھیں گے کہ نسی بیٹی کو دیکھتے ہی میں نے خط کو چھپا لیا، اس پر بیٹھ کر یا اس کی پڑیا بنا کر اسے اپنی جیب میں رکھ کر یا منہ میں ڈال کر۔ لیکن ایسا نہیں ہوا یہ کہ نسی بیٹی بس ایک لمحے بھر کے لیے جھجکیں، یعنی انہوں نے 2-1 بار پلکیں جھپکائیں، گردن کو ایک بہت ہی خفیف سا خم دیا، جھک جانے کی بہت ہی ابتدائی شکل تھی، ایک ہاتھ کو ذرا سا اوپر اٹھایا، اس انداز سے کہ دیکھنے والا اگر ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ تجربے کار بھی ہو تو وہ اندازہ لگا لے کہ اگر یہ حرکت درجہ تکمیل کو پہنچ جائے تو دانتوں سے بلا وجہ ناخن کاٹنے کی حرکت بن سکتی ہے۔ اور پھر بولیں، ہائے اللہ بھائی جان، آپ میرا خط پڑھ رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر نسی بیٹی خط پر اپنا حق نہ جتاتیں تو مجھے ہرگز پتہ نہ چلتا، کم از کم اندازہ تو نہ ہوتا کہ مکتوب الیہ وہ ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ لکھنے والا کون ہے، کیونکہ خط کے اختتام پر لکھنے والے کا نام درج نہیں تھا۔ جی ہاں، آپ کا قیاس درست ہے، میں نے القاب و آداب کے بعد سب سے پہلے خط کے اختتام پر نظر ڈالی تھی۔ لیکن اس سے آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مجھے اسی وقت لکھنے والے کا نام معلوم ہو گیا، نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ میں نے کہا، تمہارا خط؟ میرے لہجے میں حیرت کا شائبہ تھا۔ کہہ جو دیا میرا خط ہے، وہ اٹھلائیں، اور قبل اس کے کہ میں یہ سوچتے ہوئے کہ حق بحقدار رسید خط ان کی طرف بڑھاؤں، انہوں نے جھپٹ کر خط میرے ہاتھ سے لے لیا، بلکہ چھین لیا، اور یہ جا وہ جا۔ مگر یہ جا وہ جا کا فعل مکمل کرنے سے قبل انہوں نے رک کر میری طرف دیکھا اور بولی، کسی سے کہیے گا نہیں میرے اچھے بھائی جان۔ میں نے کسی سے نہیں کہا، مگر اس واقعے کے کئی ماہ بعد ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میری خاموشی بے سود ثابت ہوئی۔ ایک رات جب کہ محلے کا شور و غل قریب ختم ہو چکا تھا، یعنی سب بستروں میں گھسنے والے تھے یا گھس چکے تھے، اچانک کچھ ایسی آوازیں میرے کان میں آئیں جن پر کسی ریڈیو پروگرام کا شبہ ہو سکتا تھا، نہ سودا بیچنے والوں کے نعروں کا، نہ میاں بیوی کے جھگڑے کا، نہ پڑوسیوں کی لڑائی کا، اور نہ آوارہ لڑکوں کی تفریح کا۔ کئی آوازیں تھیں، ایک مرد کی، ایک عورت کی، ایک لڑکی کی۔ آہستہ آہستہ میرے ذہن نے نہ صرف ان آوازوں کی سمت کا تعین کر لیا بلکہ یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ ان کے خالق کون ہیں۔ آوازیں نسی کے فلیٹ سے آ رہی تھیں، اور یہ آوازیں نکل رہی تھیں اس کے والد صاحب، اس کی والدہ اور اس کے چھوٹے بھائی کے حلق سے۔ میرے فلیٹ کی بالکنی کے سرے پر کھڑے ہو کر اگر اوپر کی طرف دیکھا جائے تو نسی کے فلیٹ کی بالکنی کا منظر بخوبی نظر آ جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر وہاں کوئی منظر ہو تو۔ اس لیے میں دوڑ کر اپنی بالکنی میں گیا اور اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس خاندان کے 3 فرد، نسی، اس کے والد صاحب اور اس کی والدہ، بالکنی میں تھے۔ نسی کو دوا فروش صاحب اور ان کی اہلیہ پکڑے ہوئے تھیں اور وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ جہاں میں آسمانی بلاؤں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والے کتے کی طرح اوپر منہ کیے کھڑا تھا، وہاں سے نسی کا بھائی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی آواز صاف آ رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، زور زور سے، جیسے ڈر گیا ہو، سہم گیا ہو۔ آس پاس اور دوسری بلڈنگ کے فلیٹوں میں سے بھی لوگ اس منظر کو کھڑکیوں میں سے جھانک کر یا کھلے عام بالکنیوں میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ایک بار جو نسی نے زور لگایا تو تقریباً اپنے والد اور والدہ کی گرفت سے آزاد ہو گئی اور میرے پیروں تلے سے بالکنی کا فرش کھسک گیا، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ گویا بالکنی میں سے چھلانگ لگا کر نیچے سڑک پر گرنا چاہتی ہے۔ مگر فوراً ہی دوا فروش صاحب اور ان کی اہلیہ نے دوبارہ اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا کر، یہ میں ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا کہ تماچا ماں نے مارا تھا یا باپ نے، اسے گھسیٹتے ہوئے فلیٹ میں لے گئے۔ تھوڑی دیر تک نسی کے چیخنے اور چلانے کی اور اس کے بھائی کے رونے کی آوازیں آتی رہیں، پھر یہ بھی بند ہو گئیں اور فلیٹوں کی کھڑکیاں ایک ایک کر کے بند ہونے لگیں۔ میں بھی آ کر بستر پر لیٹ گیا اور اپنی شریک حیات سے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کرنے لگا کہ آیا مجھے اس وقت نسی کے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے یا نہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مناسب وقت نہیں ہے، اس لیے میں تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو کے ذرری مقولے پر عمل پیرا ہوا اور لمبی تان کر سو گیا۔ مگر دوسرے دن بمبئی والے صاحب مجھے زینے پر مل گئے، سلام و دعا کے بعد یوں گویا ہوئے،
रात का तमाशा देखा आपने भाईजान? कैसा तमाशा? मैं उनके सवाल का मफहूम समझते हुए और कुछ न समझते हुए इजहार लाइल्मी कर बैठा। वही जो ऊपर वाले माले में हुआ था। उनके ताल्लुकात अंग्रेज़ी दवा फरोश साहब से कशीदा थे, इसलिए वो उनका नाम लेने से हत्तुल मकदूर गुरेज करते थे, और अगर उनका जिक्र आ ही जाता तो वो ऊपर वाला माला किस्म के इशारों से काम चलाते थे। जी हाँ, मैंने कहा। कुछ शोरोगुल हो रहा था। आप शोरोगुल बोलते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सारी बिल्डिंग नहीं, सारा मोहल्ला जाग पड़ा था। जी हाँ, आवाज़ तो हमने भी सुनी थी। ज़रूर सुनी होगी। उन्होंने मुस्कुराहट को चेहरे के बकिया हिस्सों पर फैलाते हुए कहा। बाई बच गई। उनकी मुराद नसी से थी। मैंने पहली मर्तबा उनकी गुफ्तगू में दिलचस्पी का इजहार किया। क्यों, उसे क्या हो गया था? खुदकुशी कर रही थी। सच? और क्या, बालकनी पर से कूद रही थी। मैंने खुद देखा था। आधी से ज्यास्ती लटक गई थी। मगर क्यों, यह अपन को ठीक से नहीं मालूम। सुना है आशिकी वाली बात है। मैंने उन्हें ज़्यादा नहीं कुरेदा, क्योंकि अव्वल तो ये मेरी फितरत नहीं और दूसरे मुझे दफ्तर जाने की जल्दी थी। लेकिन सूरज ढले नसी के वालिद साहब ने मेरे फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। परेशान और मुतफक्किर नज़र आ रहे थे। कहने लगे, आपसे एक मामले में मशवरा करना है। मैंने कहा, फरमाइए। बोले, कल रात नसी खुदकुशी का इक़दाम कर बैठी थी। मैं चुप रहा। ये जो सामने मामा बिल्डिंग है ना, उन्होंने बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें जो सुपरिटेंडेंट साहब रहते हैं, उनके साहबजादे ने उसे यहाँ पहुंचकर वो ठिठक से गए। इसलिए मैंने कहा, जी मैं समझ गया। मेरी बात ने वो मरहला तय करा दिया जिस पर वो ठिठक गए थे। बोले, भाईजान आप ही बताइए, ये रिश्ता किस तरह मुमकिन हो सकता है? जब तक मैं इस रिश्ते के नामुमकिन होने की तौजी न सुन लेता क्या कहता, इसलिए चुप रहा। वो लोग पठान हैं, और अगर सैयद भी होते तब भी हमें उनके तौर तरीके पसंद ना आते। और भाईजान सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़का हमें बिल्कुल पसंद नहीं, आवारा है। मैं हूँ करके थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मगर जाहिर है कि नसी बेटी को उससे बहुत गहरा और मुखलिसाना लगाव है, वरना वो इतना बड़ा कदम कैसे उठाती? यही तो मुश्किल है। अभी कम उम्र है, बुरे भले की तमीज़ नहीं, जज्बात से मगलूब हो गई है। अगर आप उसे समझाएं तो। आपने समझाया? हम लोग तो कई दिन से समझा रहे थे, उसी दिन से जिस दिन उसने बिला झिझक अपनी वालिदा से कह दिया था कि उसकी शादी उस लड़के से कर दी जाए। हमारे वहमो गुमान में भी ना आ सकता था कि वो इतनी जुर्रत करेगी, और वो भी इस उम्र में। कल रात यही सिलसिला जारी था कि ये इक़दाम कर बैठी। अब आप ही बताइए, हम क्या कर सकते हैं? न जाने क्या जादू कर दिया है उस लौंडे ने मेरी मासूम बेटी पर। शायद आपके समझाने से मान जाए। मैं हामी ना भरता तो करता क्या? आप उस पर ज़्यादती न करें, मैं मौका देखकर उससे गुफ्तगू करूँगा। ज़्यादती न करने की बात मैंने इसलिए की थी कि वो दौरान गुफ्तगू बता चुके थे कि कल रात से उन्होंने नसी को एक कमरे में बंद कर रखा है। नसी से गुफ्तगू करने का मौका मुझे 3-4 दिन बाद मिल ही गया। मौका खुद उसी ने फराहम किया, यानी इस बार वो मुझसे सलाह मशवरा करने आधम की। तरशे हुए बाल, तंग शलवार, तंग कमीज, आंखों में सुरमा, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। पहले तो ज़रा झिझकी, फिर बोली, भाईजान आप हमारा एक काम कर दें तो हम आपकी ग़ुलामी लिख दें। फरमाइए। मैं उसे छेड़ने के लिए हमेशा उससे नीम संजीदा लहजे में गुफ्तगू करता हूँ। आखिर मेरी बेटी से सिर्फ चंद साल ही तो बड़ी है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हटाइए भी भाईजान, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। अरे भाई, इसमें मजाक की क्या बात है? मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। और उसने सचमुच मुंह फुला लिया। अरे पगली, नाराज़ हो गई? मैंने उसके रुखसार पर हल्के से थप्पड़ लगाते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी। आप बाबा से बात कीजिए। वो अपने बाप को बाबा कहती है। मैं तुम्हारे बाबा से अक्सर बात करता हूँ। उसका मुंह फिर फूलने लगा तो मैंने फौरन लहजा बदल कर कहा, अच्छा भाई, मजाक बंद, कहो क्या कहना चाहती हो? उसकी फरमाइश सिर्फ इतनी थी कि मैं उसके बाप पर अपना असर डालकर उनसे इस रिश्ते की मंजूरी हासिल कर लूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसका दिलकश चेहरा बेहद संजीदा हो गया था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे सामने एक रस भरी लचकीली शाख नहीं बल्कि खुश्क टहनी है, जिसे अगर ज़्यादा झुकाने की कोशिश की गई तो टूट जाएगी, झुकेगी नहीं। उसकी आवाज़ में इरादे की पुख्तगी थी और उसके लहजे में लगन का कर्ब था। इस लड़की को सच्ची मोहब्बत है, मैंने सोचा, और यकलख्त उस वादे को भूल गया जो मैंने उसके बाप से किया था। उसने मुझे जीत लिया था और मैं सोच रहा था कि किस तरह उसके बाप से बात करूं कि वो मान जाए। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम फिक्र न करो नसी, मैं ज़रूर तुम्हारे वालिद से बात करूंगा। वादा? वो अभी तक संजीदा थी। पक्का वादा।
मैं भी संजीदा हो गया। वो मुस्कुराई, फिर हंसने लगी। मेरे अच्छे भाईजान, मेरे अच्छे भाईजान, मैंने उसकी नकल की। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और मटक कर चल दी, मगर वो रुक गई और मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी। मुझे क्या दोगी? क्या दूंगी? हाँ भाई, हक़ मेहनत। उसने लम्हे भर रुक कर सोच कर कहा। मुंह मांगा इनाम, और ये जा वो जा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नस्सी से वादा करने के बाद कई दिन तक मैं उसके बाप से बात न कर सका। किसी दिन मुझे दफ्तर से आने में देर हो गई, किसी दिन उन्हें, किसी दिन उनके यहाँ मेहमान आ गए, किसी दिन मेरे यहाँ, किसी दिन वो बाहर चले गए, किसी दिन मैं। इस अरसे में कई मर्तबा नस्सी से मुठभेड़ हुई और हर दफ़ा उसने मुझे मेरा वादा याद दिलाया। शुरू शुरू में तो वो शायद मेरे वादा पूरा न कर सकने के असबाब कबूल करती रही, मगर बाद में मुझे कई बार शुबा हुआ कि वो मुझे झूठा समझ रही है या ये समझ रही है कि मैं उसे टाल रहा हूँ। देखिए भाईजान, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, उसने एक दिन मुंह फुलाकर कहा। नहीं नस्सी, मौका नहीं मिला, बस कुछ दिन और इंतज़ार करो। उसका मुंह बदस्तूर फूला रहा और उसके माथे पर फिक्र की शिकनें बदस्तूर पड़ी रहीं, तो मैंने उसे छेड़ा। और मेरा इनाम? फिर एक दिन जबकि मेरी शरीके हयात माँ मेरे बच्चों के अपने बहन के घर गई हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, छुट्टी का दिन था। नस्सी मेरे फ्लैट में आन धमकी। मैं लेटा हुआ था, आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा बैठ जाओ। वो पलंग पर मेरे पास बैठ गई, चुप थी और मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। क्या बात है? मैंने उसकी तरफ करवट बदलते हुए कहा। मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? वो फिर भी चुप रही। क्या चुप का रोज़ा रखा है? उसका सुकूत फिर भी नहीं टूटा। मुझ पर रोब डाल रही हो क्या? वो उठकर खड़ी हो गई। आपने इनाम मांगा है, हक़ मेहनत मांगा तो है, और जब तक आपको इनाम नहीं मिल जाएगा आप मेरा काम नहीं करेंगे। जाहिर है कि उसका ख्याल बिल्कुल गलत था, मगर मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा। बिल्कुल दुरुस्त। इसीलिए आप टाल मटोल कर रहे हैं? बिल्कुल इसीलिए। इस तवील हूँ के बाद लम्हे भर खामोशी रही और फिर नसी बेटी बोली। मेरे पास आपको देने के लिए और तो कुछ नहीं सिवाय। वो रुकी और इस लम्हे तवक्कुफ में उसका दायां हाथ उसकी पोशाक के गिराहदार बंद की तरफ बढ़ा और फिर उसने जुमला मुकम्मल किया, सिवाय इसके। और बम्बई वाले साहब के फ्लैट से किसी नए फिल्मी गाने की फलक शिगाफ आवाज़ आ रही थी। ऐ मोहब्बत जिंदाबाद।